चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या शादी या फिर कार खरीदना हो या सपने पूरे करने के लिए जरूरी है कि सही समय पर पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाए। योर मनी में हम न सिर्फ आपको देते हैं आपके निवेश पर सही सलाह, बल्कि आपको बताते हैं कि पैसे बढ़ाने और बचाने के नुस्खे क्या हों। और आज भी हम ऐसी एक कोशिश लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटवाल। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ मितेश रहवार साहब। मितेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है जी, और जो मेरी स्ट्रेटेजी अभी चल रही है वो मेरी स्ट्रेटेजी अभी सही है कि नहीं है। और दूसरा मुझको ये जानना है कि अभी मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रखूँ या स्टॉप कर दूँ? तो आप जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या निवेश किया है अभी तक, कैसे कैसे? हाँ जी, मैंने गोल्ड में मेरा पर मंथ 1000 है, आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप में मेरा 2000 है, एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस में मेरा 2000 पर मंथ जा रहा है, और एचडीएफसी प्रूडेंस में जा रहा है, आईसीआईसी प्रूडेंस डिस्कवरी में जा रहा है, और एचडीएफसी में मिड कैप फंड है अपॉर्चुनिटी उसमें जा रहा है, और 1000 एक्सिस मिड कैप में है। इसके अलावा मैं पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो महीने भर में कुल मिला के कितना पैसा निवेश कर रहे हैं आप? महीने भर में म्यूचुअल फंड में मैं अभी तक 10,000 पर मंथ कर रहा हूँ जी, 10,000 रुपए के आसपास। चलिए, तो आप जानना चाहते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है ये कितना वाजिब है, क्या इसमें किसी सुधार की जरूरत है, और आगे आप अपने लक्ष्यों को कैसे पाएंगे? पंकज जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए मितेश जी, एक तो आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि जो मिड कैप फंड होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पर। और दूसरी बात, जो गोल्ड फंड के बारे में आपने पूछा है, क्योंकि आप 1000 रुपीज़ पर मंथ ही कर रहे हैं, हालांकि इस टाइम हम देख रहे हैं गोल्ड में कुछ रिटर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर निवेश कर रहे हैं और 1000 रुपीज़ पर मंथ की आप एसआईपी कर रहे हैं, तो सलाह ये होगी कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, आपको उससे निकलने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, हालांकि स्कीम अच्छी है उसके अंदर, लेकिन मिड कैप एक्सपोजर ज़्यादा है। और साथ ही एक फंड एचडीएफसी टॉप 200 जो फंड है वो भी थोड़ा सा रिस्क रिटर्न के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, हाई बीटा फंड है, तो उससे भी अगर आप निकल जाएं, उसकी जगह पर आप अपने एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड जो कि आपके पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड है, उसमें आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है आपको पोर्टफोलियो को, और गोल्ड में आप कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ जी, हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं नितेश जी? हाँ जी, और मेरा जो गोल है अभी तक मैं मेरे बच्चे की शादी है, उसकी पढ़ाई है और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, तो मैं गोल हासिल कर सकता हूँ? जी जरूर। ये पूछना चाहते हैं, पहली बेटी की पढ़ाई के लिए 12 साल में 10 लाख रुपए चाहिए और दूसरी बेटी की पढ़ाई के लिए 16 साल में 15 लाख रुपए चाहिए। इसके अलावा पहली बेटी की जब शादी होगी तो 14 साल बाद करीब ये 7 लाख रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरी बेटी की शादी के लिए करीब 20 साल का वक्त है जहां 10 लाख रुपए चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए भी एक प्लानिंग है जहां पर इन्हें 23 साल बाद लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो अभी जो इनका निवेश है, बचत है, उससे क्या लक्ष्य पूरे हो पाएंगे पंकज? नहीं, देखिए आपके जो निवेश है अभी वो कम है जितना आप कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको बढ़ाते जाते हैं समय के साथ में कुछ 10-15% जैसे इनकम बढ़ती है आपकी, उस सबसे बढ़ाते जाएंगे तो पॉसिबल है। दूसरी बात साथ में ये भी जरूरी है, जो आपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की रकम सोची है वो थोड़ा कम है आपको रिटायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है और जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी एक लंबा वक्त होता है, उस कॉर्पस के ऊपर आपको निर्भर रहना होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा एक तो रिवाइज करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की रकम कम होगी, उसको बढ़ाइए, और साथ में निवेश को जितना बढ़ा सकते हैं उसको और समय के साथ में बढ़ाते जाइए ताकि आप इसको कवर कर सकें। साथ में मुझे याद है आपने ये भी पूछा है कि आपके टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल परचेज करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
चलिए, तो यहाँ पर मितेश जी हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपको किस तरह की प्लानिंग करनी है, जो भी आपके लक्ष्य हैं उसको अब कैसे सिलसिलेवार तरीके से आप पूरा करेंगे, उसके लिए पंकज जी ने आपको सलाह दे दी और टर्म प्लान यहाँ पर लेने की सलाह भी आपको है। इसके अलावा पंकज जी, अब अगर हम थोड़ा और चलें कि कई बार आपको बहुत छोटे छोटे वक्त के लिए पैसों की जरूरत होती है, जरूरी नहीं कि आपके लक्ष्य बहुत लंबे हों, छोटे छोटे काम रहते हैं आपके, चाहे विदेश यात्रा, कार, 2-3 साल में आपको पैसा चाहिए होता है, तो ऐसे में हम लिक्विड फंड की तरफ ज्यादा आदमी को सोचना चाहिए या सेविंग्स में, कहाँ पैसा डालना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, लिक्विड फंड एक बहुत ही अच्छा विकल्प है निवेश के लिए, बट यूजुअली लोग जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो आज भी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड को ही समझ पाते हैं। लेकिन जैसा आपने बोला कि छोटे टाइम के निवेश के लिए या फिर आप जब कंपेयर कर रहे हैं कंटिजेंसी के लिए आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिक्विड फंड बहुत ही अच्छे विकल्प होता है, क्योंकि यहाँ पर जो निवेश होता है वो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर या ट्रेजरी बिल जैसे विकल्पों में निवेश होता है, जिसमें रिस्क आपका काफ़ी कम होता है और जो इसके रिटर्न्स हैं वो आपके एटलीस्ट सेविंग बैंक अकाउंट के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको अगर 4% एनुअल रिटर्न मिलता है, उसके मुकाबले यहाँ पर अगर आपको, हालांकि इस वक्त तो टाइम अच्छा है तो आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में 8%, 9% तक भी रिटर्न मिला है। तो और पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से भी बात करेंगे तो एक अच्छा विकल्प है। तो इसके लिए निवेशक जो कि अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं कम समय के लिए और उनको किसी भी वक्त पैसे की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए लिक्विड फंड एक अच्छा विकल्प है। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो उस लिहाज से भी क्या अच्छा ऑप्शन है या फिर सेविंग या रिकरिंग अकाउंट ही बेहतर होंगे? देखिए, अगर आप सेविंग बैंक की बात करते हैं, वहां पर आप एटीएम के जरिए अगर आपको रात में पैसे जरूरत पड़ते निकाल सकते हैं। यहाँ पर T+1 मतलब जिस दिन आप ट्रांजेक्शन डेट +1 डे, तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर आप उस दिन समय से पहले जमा कर देते हैं, नेक्स्ट डे ही आपको पैसा मिल जाएगा अकाउंट के अंदर। तो आजकल NEFT के थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आप जहां सेविंग बैंक से किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर एक दिन का आपको समय लगेगा। कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला, जबकि दूसरी तरफ आपको जो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है वो काफी लगभग दुगने से ज्यादा है। देखिए, आप 20-25 हज़ार रुपए जो आपका खर्चा है उतना आप सेविंग बैंक में रख सकते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है लोग 2 लाख 3 लाख रुपए, जबकि खर्चा महीने में उनका 20-25 हज़ार का है तो भी 2-3 लाख रुपए ऐसे सेविंग में पार्कड होते हैं। तो वो गलत है। उस हिसाब से देखेंगे तो आप ज़्यादा पैसे को लिक्विड फंड में पार्क कीजिए और थोड़ा पैसा जिसको आपको लगता है किसी भी वक्त आपको ज़रूरत है निकाल सकते हैं, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ म्यूचुअल फंड ने आपको ATM फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, कुछ बैंक से टाई अप करके ये भी सुविधा है कि आप अपने लिक्विड फंड को एक 50% तक उसका आप अपने ATM के जरिए निकाल सकते हैं। चलिए, तो उसका भी फायदा लिया जा सकता है। चलिए, यहाँ पर बहुत ही साफ स्पष्ट राय है कि लिक्विड फंड या सेविंग अकाउंट्स या रिकरिंग डिपॉजिट, तो यहाँ पर और जैसा बता रहे पंकज जी कि अब तो आप अपने लिक्विड फंड से भी ATM के जरिए पैसे निकाल सकते हैं, तो शायद ये तो बिल्कुल आपके सेविंग अकाउंट जैसा ही हो गया और रिटर्न यहाँ पर आपको काफी बेहतर मिल रहा है, सेविंग अकाउंट से लगभग 2 गुने के आसपास। चलिए, तो ये बात हो गई लिक्विड और सेविंग अकाउंट के बीच की, और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी और सवाल लेंगे। आप कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं। योर मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की और हमारे साथ हैं पंकज मटपाल। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ राकेश कुमार साहब। राकेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, एक्चुअली मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने ये 2 म्यूचुअल फंड लगा रखे हैं। HDFC टॉप 200 में ये टैक्स सेवर में ले रखा है और एक TCS में करता हूँ रेगुलरली जी, और एक हमारा टर्म इंश्योरेंस भी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली कि मुझे और किस फंड में इन्वेस्ट है। एक साथ में एक LIC की एक और पॉलिसी ले रखी है जो मैंने आपको लिस्ट में भेजी है, तो उसको क्या मैं कंटिन्यू करूँ या उसको हटा दूँ, दूसरे में इन्वेस्ट करूँ? मुझे यही सजेशन आपसे जानना था जी। तो यहाँ पर टर्म प्लान भी है, 2 फंड्स भी हैं और एक चाइल्ड प्लान भी है। तो कुल मिलाकर इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी नजर आ रही पंकज जी आपको? देखिए, उन्होंने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और हमेशा बोलते हैं कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो चाइल्ड प्लान
एन्युइटी प्लान, ये सिर्फ नाम किसी स्कीम में नाम में चाइल्ड प्लान लगा देने से या पेंशन प्लान लगा देने से ये बात प्रूव नहीं होती है कि उससे आपकी प्लानिंग होगी या उसमें जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव यह है कि बच्चे की एजुकेशन में कितना खर्चा आएगा उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो आज से अगर 15-20 साल के बाद में 2 लाख रुपये मिलता है तो शायद वो सफिशिएंट नहीं होगा। दूसरी बात, इनमें बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं और आपको जो ग्रोथ होनी चाहिए पैसे की वो नहीं हो पाती है। इसके लिए सिर्फ नाम पर ना जाएं कि नाम में प्लान में लगा हुआ है, उसकी जगह पर देखें कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें। आपने जो पॉलिसीज ली हुई हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके पास 2, वो एक अच्छा विकल्प है। हालांकि LIC का जो टर्म प्लान है थोड़ा सा आप प्रीमियम ज़्यादा आता है उसमें, लेकिन आपने लिया हुआ है, आप कंटिन्यू कीजिए। जीवन सरल पॉलिसी के बारे में पूछा आपने कि उसमें निवेश कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं, तो अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस है और उसमें आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा है तो आप बेशक उससे निकल सकते हैं। तो ये तो रही बात आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की। तो टर्म इंश्योरेंस के हिसाब से ठीक है। चाइल्ड प्लान आपने लिया हुआ है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें उसको करते रहिए, बट उससे ये उम्मीद मत कीजिए कि चाइल्ड एजुकेशन में जो खर्चा होगा उस वक्त वो पूरा हो पाएगा। उसकी जगह पर आप SIP कर रहे हैं, उसमें अमाउंट बढ़ाइए। यही एक तरीका है आपका। अगर लॉन्ग टर्म में आपको कॉर्पस बिल्ड करना है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इक्विटी में एक इतना एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है कि वो आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। SIP का अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो एग्जिस्टिंग आपके एक HDFC टॉप 200 में SIP कर रहे हैं, हमने पहले क्वेश्चन के आंसर में भी बोला था कि थोड़ा सा रिस्क रिटर्न के लिहाज से अगर बात करें तो थोड़ा सा ये हाई रिस्क फंड हो गया है। उसमें से निकलकर आप किसी दूसरे अच्छी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड नहीं है तो एक मिड कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने ये भी पूछा राकेश जी कि आपकी 2 पुत्रियां हैं और उनके विवाह और पढ़ाई के लिए आपको 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन क्या उम्र है अभी उनकी और कितने सालों बाद आप ये देख रहे हैं, जरा अगर बताएंगे तो और साफ रहेगा मामला। 10-15 साल बाद। तो 15 से 20 लाख में आपको लगता है कि शादी और पढ़ाई और 2 बेटियों का खर्चा हो जाएगा? मुझे लगता है पंकज जी थोड़ा इनको यहाँ पर इसको बढ़ाना होगा। देखिए, हमेशा हम देखते हैं कि लोग इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं और ऐसा लगता है कि आज अगर कुछ खर्चा 4-5 लाख रुपया है तो हम 10 लाख रख लें, लेकिन अगर आप 7% का भी इन्फ्लेशन लेते हैं तो ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। इसके लिए एक तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपके ये एक्सपेंस इतना नहीं रहेगा, ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में डेट नहीं होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में हमेशा हर तरह के विकल्प होने चाहिए। लेकिन जब हम थोड़ा कॉर्पस की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपके डेट इंस्ट्रूमेंट से वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती है। सेफ्टी के लिहाज से डेफिनेटली आपके पास डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या आपका PPF में निवेश वो होना जरूरी है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास इक्विटी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अपने इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाइए, SIP के जरिए आप निवेश करते रहिए। समय समय के साथ में जैसे भी आपकी इनकम बढ़ती है ऐसे ही आप अपने SIP अमाउंट को बढ़ाते रहिए ताकि आपके ये गोल अचीव हो सकें। पंकज जी, इनके जो दोनों टर्म प्लान है उसमें जो कवर दिख रहा है वो 10-10 लाख रुपए का है, हालांकि 2 अलग-अलग लिए हैं, तो आपको लगता है कि 20 लाख का ये टोटल कवर काफी होगा या इन्हें इसे बढ़ाना चाहिए? और क्या 2 प्लान एक की जगह 2 प्लान रखना ज्यादा बेहतर विकल्प होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अगर किसी वजह से व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो उस केस में फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो और फ्यूचर इनकम प्रोटेक्ट रहे। इसके लिए एक पॉलिसी में निवेश करना, एक पॉलिसी बाय करना भी वही बात है जो 2 में है। बट इन्होंने क्योंकि बाय की हुई है तो उसका कोई ऐसा रीजन भी नहीं है कि इनको बोला जाए कि आप अब एक को बंद कर दीजिए। बस मैंने इनको पहले ही बोला था कि LIC का जो प्लान है थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा आता है उसका, तो अगर ये आज कंपेयर करें दूसरी ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़, क्योंकि अभी बहुत सस्ते रेट पे अवेलेबल हैं, तो उसकी तरफ आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप टर्म इंश्योरेंस में एक ही चीज़ देखते हैं कि उससे प्रोटेक्शन के हिसाब से उसको बाय करते हैं, तो फिर क्यों ना आप अगर कम प्रीमियम में आपको बड़ा कवर मिल रहा है तो पैसा क्यों नहीं बचाया जाए उसके लिए, तो उसको आपको कंपेयर करना चाहिए। और क्या ये कवर बढ़ाने की जरूरत है या पर्याप्त है? कवर के लिए देखिए, इनके 2 गोल हैं। बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से बात कर रहे थे, तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी गोल को लेके चलता है, अगर वो आदमी जिंदा है, पैसे कमा रहा है, तो डेफिनेटली गोल अचीव कर पाएगा। बट हम एक नेगेटिव सोच के चलते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमें अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, साथ में अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको देखते हुए, और तीसरी चीज़ होती है लायबिलिटी। अगर कोई अपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसको देखकर कवर लेना चाहिए। तो 20 लाख उस हिसाब से थोड़ा कम लगता है।
चलिए राकेश जी, तो लगभग सारी बातें यहाँ पर हमने आपको साफ कर दी कि अब आपके जो भी लक्ष्य उन्हें लेकर कैसा चलना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस करने हैं, और जहाँ तक आपकी ये आपने जो टर्म प्लान्स ले रखे हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा इसका कवर बढ़ा लें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि जो आपके लक्ष्य हैं ये उसको एक प्रोटेक्शन देता है। और इसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, और इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अब आप शेयर की तरह संभाल के रख सकते हैं, लेकिन कैसे, ये चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर मनी में हम ले रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए पंकज कुमतपाल, और अब एक ईमेल लेते हैं। रविंद्र यादव साहब का पूछना चाहते हैं कि 31 साल है उनकी उम्र, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, BHEL में महारत्न कंपनी है, और वो जो पूछना चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए और घर खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए। 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए वो अपने पास देखना चाहते हैं, और इसके लिए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपके सामने है। HDFC टॉप 200, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ICICI फोकस ब्लू चिप, रिलायंस गोल्ड ETF। इसके अलावा LIC की मनी बैक पॉलिसी भी ले रखी है, LIC का जीवन आनंद है, और VPF भी है। तो अब यहाँ पर जो इनका 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य, आपको लगता है कि मौजूदा निवेश से और इस पोर्टफोलियो से पूरा होगा, और क्या किसी परिवर्तन की जरूरत? देखिए, कम है, क्योंकि अगर आप 15 साल में 1 करोड़ जुटाना चाहते हैं तो 12% पर एनम के रिटर्न के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं, तो आपको एवरी ईयर 21,000 रुपये निवेश करना पड़ेगा। तो आपका निवेश जो है वो कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और साथ में थोड़ा सा जहाँ तक बदलाव की बात है, आपके पास जो HDFC टॉप 200 फंड है उसको आप किसी और अच्छे फंड से चेंज कर सकते हैं। और साथ में इनके मनी बैक पॉलिसी वगैरह है वो जो चल रही हैं, अगर आप उससे कंटिन्यू करना चाहते हैं बिल्कुल बने रहिए उसके अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अगर नया कोई व्यक्ति पूछता है कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो राय यही होती है कि नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि ये आपने किया हुआ है पहले से, उसके अंदर बोनस भी उसमें आपका इकट्ठा हो गया होगा, तो आप उसमें बने रह सकते हैं। और अमाउंट को बढ़ाते जाइए, बस वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको गोल अचीव करना है, 1 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है, और साथ में आपको और भी दूसरा घर बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अभी एक साथ ना सही, पर समय समय के साथ में अपनी SIP अमाउंट को आप बढ़ाते जाइए, तो उससे आपका गोल अचीव हो पाएगा। चलिए, तो यहाँ पर सीधा सरल फॉर्मूला है, आपका निवेश ठीक ठाक है, लेकिन आपको अब धीरे धीरे अपनी SIP को बढ़ाना है, अपने निवेश को बढ़ाना है, और आपका जो ये लक्ष्य 15 साल में करीब 1 करोड़ रुपया, ये आप यहाँ पर ज़रूर ले पाएंगे। और अब जिस तरह आप अपने शेयर्स को डीमेट अकाउंट में रखकर निश्चिंत रहते हैं, वैसे ही अब आप अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को भी डीमेट फॉर्म में रखकर उसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आइए चलते हैं राशि के पास। राशि, कैसे हो पाएगा ये सब? जी हाँ विपिन, अब आप अपने शेयरों की तरह है, अपनी जो आपकी ढेरों पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप उसको बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं, एक जगह डीमैट फॉर्म में रख सकते हैं। जाहिर है इस सुविधा से आपको पेपर वर्क से तो मुक्ति मिल जाएगी, वहीं पॉलिसी से जो जुड़ी छोटी मोटी डिटेल्स होती है उसके जानने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनियों के जो चक्कर काटने होते हैं वो आपको नहीं काटने होंगे, क्योंकि इंश्योरेंस खाते के जरिए आपको आपकी सभी पॉलिसी की जो डिटेल्स हैं वो एक ही अकाउंट में ऑनलाइन मिल जाएंगी। वहीं अगर आपको आपकी पॉलिसी से जुड़े कोई भी बदलाव करने हैं, जैसे आपको एड्रेस में चेंज कराना है या पॉलिसी अपडेट करानी है, तो आप इंश्योरेंस रिपोजिटरी को डिटेल्स इसके बारे में जो है वो डिटेल्स दे सकते हैं। दरअसल एडा ने यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाने के लिए यहाँ पर 5 रिपोजिटरी से टाई अप किया है, जिसमें से NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट, सेंट्रल इंश्योरेंस डिपॉजिटरी, SHCIL प्रोजेक्ट्स, कैंप्स रिपोजिटरी सर्विस के साथ यहाँ पे कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज भी शामिल है। यानी आप इन सब रिपोजिटरी के जरिए यहाँ पर अपना अकाउंट, यहाँ पे इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। नियम के मुताबिक आप एक ही यहाँ पर ये इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको KYC, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक और साथ ही पैन कार्ड से जुड़ी यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी। खर्च की बात करें तो ये अकाउंट खुलवाने के लिए या मौजूदा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो अगर आप भी अपनी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी को मेंटेन करने की झिकझिक से बचना चाहते हैं तो इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करें। ओवर टू यू विपिन।
शुक्रिया राशि इस जानकारी के लिए। ई इंश्योरेंस अकाउंट ये जो अब नई शुरुआत हो रही है, आपको क्या लगता है इससे लोगों को किस तरह से फायदा होगा? ये ऐसा तो नहीं होगा कि ज़्यादा इंश्योरेंस कराने लग जाएंगे? नहीं, देखिए इंश्योरेंस कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं या आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं उसको आप ई फॉर्म में कर सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है, क्योंकि अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको हर इंश्योरेंस कंपनी को उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि आप एक जगह पर अपना एड्रेस चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सभी पॉलिसीज़ में वो मान्य हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक अच्छी सुविधा है और फ्री है। आपके लिए कुछ के लिए पेमेंट भी नहीं करना है, अकाउंट फ्री खुलेगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से लोगों को जिनके पास स्पेशली एक से ज़्यादा पॉलिसी हैं उनको तो ये अकाउंट खोलना ही चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी सुविधा, आपको कहीं आने जाने से छुटकारा मिलेगा और आप ऑनलाइन अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को मैनेज कर पाएंगे। और योर मनी के इस एपिसोड को इसी के साथ यहीं खत्म करेंगे। पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमेशा की तरह हमें ईमेल कर सकते हैं योर मनी हमारे ईमेल एड्रेस पे। और इसके साथ ही आपसे लेंगे विदा, तब तक के लिए नमस्कार।